नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। समय बहुत तेजी से करवट ले रहा है। रफ्तार समय की इतनी है कि अब चुनाव में चंद महीनों का ही फासला रह गया है और इसलिए बीजेपी जो अपनी चुनावी मशीनरी के लिए जानी जाती है वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग गई है। माना जा रहा है 2027 की सियासी जंग को देखते हुए बीजेपी ने अपनी नई नवीन टीम का ऐलान कर दिया है, यानी कि नए अध्यक्ष की नई टीम। और यह सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में कमल खिलाने का एक अचूक और अभेद्य ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर जो हल्का सा डेंट बीजेपी को लगा था, उस हालात से बचने के लिए हाईकमान इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। साफ है कि बीजेपी किसी भी गलती को दोहराने की मूड में नहीं है, खास करके उत्तर प्रदेश में। वो भी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाड़ी अटकी तो समझिए कि सेंटर में यानी कि केंद्र में भी गाड़ी अटक जाएगी। और नतीजा आपने 2024 के चुनाव का देखा होगा। बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाई, गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। तो 2027 में ऐसी नौबत ना बने, 2024 के हिसाब से हालात ना हो जाएं, उस पर फोकस इसके साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों पर भी पाइना फोकस रखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक संगठन में ऐसे सिपह सालारों को तैनात किया गया है जो विपक्ष की हर चाल पर बारीक नजर रखेंगे। फिर चाहे वो जातिगत समीकरण साधने की बात हो, बूथ स्तर पर घेरेबंदी हो, इस नवीन टीम का एक एक मोहरा सीधे विपक्ष के गढ़ में सेंध लगाने के लिए तैयार किया गया है। अब जल्दी से इस टीम पर नजर डाल लेते हैं जो नई टीम आई है। 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव हैं और 2 संयुक्त सचिव। बीएल संतोष संगठन सचिव, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, महासचिव बनाए गए हैं यूपी कोटे से। पीयूष गोयल, विनोद तावड़े, वसुंधरा राजे सिंधिया भी नजर आ रही हैं इस टीम में। रणनीति साफ है, थोड़ा अनुभव, थोड़ा जोश, यानी अनुभव को भी तरजीह दी गई है, जोश को भी तरजीह दी जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर आप 2014 से केंद्र की राजनीति को देखेंगे तो बड़े नेताओं की वापसी लगभग नामुमकिन मानी जाती है, जैसे वसुंधरा राजे वापसी कर रही हैं। बीजेपी युवाओं पर और नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि एक नई रणनीति लेकर आए हैं नितिन नवीन और 2024 से भी सबक लेते हुए और जहां पर चुनाव हारे वहां से सबक लेते हुए एक एक सुराख को बंद करने की कोशिश है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक तजुर्बेकार योद्धाओं का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है जिससे विपक्ष के पीडीए नैरेटिव का मुकाबला किया जा सके, जातीय नैरेटिव, लोकल फैक्टर का मुकाबला किया जा सके। टीम जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नया जोश फूकेगी और सरकार की योजनाओं को, सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको, उनके फायदे को लोगों तक पहुंचाएगी। बीजेपी की नई टीम में किन किन यूपी के कोटे से बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो भी आप देख लीजिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रोफेसर तारिक मंसूर अल्पसंख्यक कोटे से, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा अमरपाल मौर्य, अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए कुंवर बासित अली का नाम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष के नैरेटिव को पीडीए वाला नैरेटिव हो, फिर चाहे वो पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा वाली बात हो, उसको काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने एक नए तरह के चक्रव्यूह को तैयार किया है। नया जो आक्रामक है, जो डिजिटल वॉरफेयर में और मजबूती जमीन पकड़ के साथ सामने है, जिसमें युवा जोश भी है, जिसमें अनुभव भी है। तो क्या 27 का रण बेहद दिलचस्प और हाई वोल्टेज होने वाला है और विपक्ष का गठबंधन, इंडिया अलायंस क्या काट निकालेगा इस नए कॉम्बिनेशन का,
इस पर बातचीत करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन पहले चलते हैं उत्कर्ष के पास और सबसे पहले हमारे संवाददाता से जानते हैं कि बीजेपी की कोशिश क्या है इस नई टीम के जरिए। उत्कर्ष, एक नया प्रयोग दिख रहा है। इससे पहले बीजेपी में सीनियर लीडर्स बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते थे, लेकिन कई बड़े नेताओं की वापसी हुई। मसलन स्मृति ईरानी वापस आ रही हैं सक्रिय संगठन में भागीदारी के तौर पर। हालांकि संगठन में पहले से भी हैं, लेकिन सक्रियता दिख रही है जब इनके नाम का ऐलान हुआ है। इसके अलावा कुछ और नाम भी दिख रहे हैं उत्कर्ष। और बिल्कुल विवेक, देखिए इस बार जो बीजेपी ने जो पूरा खाका तैयार किया है, इससे ये साफ है कि युवाओं पर भरोसा और पुराने नेताओं पर विश्वास जो है वो बीजेपी जताती हुई नजर आ रही है। स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया, बीएल संतोष का नाम जो है वो सामने आया, विनोद तावड़े का नाम सामने आया, ऋतुराज सिन्हा का नाम सामने आया। कई ऐसे चेहरे हैं जो युवा हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले से खासतौर पर बीजेपी में रहे हैं, जो अनुभवी चेहरे हैं। और खासतौर पर 33% महिलाओं को भी सामने रखा गया है, उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता विवेक, क्योंकि ये बात साफ थी कि महिलाओं को आगे लाना है, चाहे वो स्मृति ईरानी के तौर पे हो, रेखा के नाम के तौर पे हो या अलग अलग नाम हो। कई ऐसे नाम हैं जिनको सामने रखा गया है और कोशिश ये है कि इस बार जो नई संगठन की टीम बनी है उसे पूरी तरीके से आगामी चुनाव में उतारा जा सके, क्योंकि 3 राज्यों में खासतौर पर चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, और इन तीनों राज्यों में जो खास अभी हाल ही में उत्कर्ष, अभी हाल ही में सीएम योगी की मुलाकात हुई थी, तो अब तो ये साफ है कि सीएम की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, माननीय प्रधानमंत्री के साथ इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हुई होगी, जिसमें कुछ नाम हमको दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक। देखिए केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भी आज मुलाकात हुई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तो एक तैयारी जो है, ये खाका ये आज का नहीं है, ये काफ़ी दिनों से मेहनत और संघर्ष का ये पूरा नतीजा है कि जो ये लिस्ट सामने आई है। देखिए 2 नाम का जिक्र और भी किया जा रहा था, जिसे बीजेपी ने इस वक्त पीछे कर दिया है कहीं ना कहीं आरोपों के वजह से। पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान का था, जिन्हें पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही थी, लेकिन उनका नाम पीछे हटा दिया गया। जो पूरा जंजी प्रोटेस्ट हुआ और खासतौर पर पेपर लीक का मामला आया, तो धर्मेंद्र प्रधान पे एक प्रश्न चित्र बन गया, जिसके बाद नितिन नवीन की सेना से उन्हें बाहर किया गया। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी रहे हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे। अब ऐसे में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जानी थी, लेकिन जब वो बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तो 2 घोटाले उनके सामने आ गए। इन दिनों काफी चर्चा में मंगल पांडे आ गए, इस वजह से मंगल पांडे को भी साइडलाइन किया गया। तो बीजेपी ये पूरी तरीके से तैयार थी कि ऐसे किसी चेहरे को सामने नहीं लाना है जिनकी छवि धूमिल हो या जिसकी वजह से पार्टी की छवि और खासतौर पर संगठन की छवि धूमिल हो सके। तो उन लोगों को साइडलाइन किया गया है, उन्हें बाद में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन इस वक्त उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्मृति ईरानी का जिक्र किया जा सकता है, केंद्रीय मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, अब एक बार फिर से उन्हें उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और सूत्रों की माने तो विवेक, उन्हें आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, ये भी बात सामने आ रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पे ये माना जा रहा है कि जो पुराने नेता हैं उनको उत्तर प्रदेश में लाया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रण जो है वो काफी इस बार टकरार भरा रहेगा। अलग अलग मुद्दे को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई थी, तो उसे कैसे फ्रंट फुट पे आना है उसकी भी तैयारी बीजेपी कर रही है। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा चलते हैं मेहमानों की तरफ और सबसे पहले रामकुमार पाल जी से सवाल। रामकुमार पाल जी, बहुत स्वागत है आपका। राम पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी की नई टीम फोकस 2027 पर। रामकुमार पाल जी, आपका क्या कहना है इस नई टीम को लेकर? आपका माइक चेक कीजिएगा प्लीज। सॉरी नमस्कार सभी को, पैनलिस्ट को जी नमस्कार। और इसमें देखिए पिछड़ों का बड़ा 40% पिछड़े हैं सारे में, सब जगह से मिलाकर। और महाराष्ट्र से भी 2-3 लोग हैं, भारती पवार हैं, चंद्रशेखर बावनकुले हैं, विनोद तावड़े जी हैं, मतलब हर क्षेत्र से लोगों को। तारिक मंसूर भी है इसमें। हाँ, तारिक मंसूर भी है, 2-3 मुस्लिम भी हैं और 40% का पिछड़ा वर्ग का इसमें समाविष्ट किया गया है। और आप सही कह रहे थे कि यूपी के चुनाव में कुछ बड़े लोगों को, बड़े सांसद जो थे, स्मृति ईरानी जी को विधायिका भी लड़ाई जाएगी, रेखा वर्मा जी हैं। तो यूपी का चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है
और अब की बार जितने आए थे उससे भी ज्यादा पार। अब की बार 300 पार या 400 पार? नहीं नहीं सर, जितने आए थे उससे ज्यादा। लेकिन क्या तो ये अशोक यादव जी के प्रेशर में फैसला ले रहे हैं क्या, या अखिलेश यादव जी के प्रेशर में फैसला ले रहे हैं क्या? कोई अखिलेश प्रेशर में यादव के फैसला नहीं पीडीए ले का रहे हैं। कार्ड नहीं निकाल पाए, 24 में बड़ा डेंट हो गया, बहुमत सेंटर में नहीं रह पाया आप लोगों का, इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर तो फील कर रहे हैं, इसको आप देखिए दरकिनार नहीं कर सकते। उस वक्त लल्लू सिंह और एक गुजरात के मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने जो खिलाफ बात की थी या जो उन्होंने संविधान बदल देंगे बात की थी, उसका भरपूर लाभ उठाया उन्होंने और उसका लाभ भी मिला झूठ का। लेकिन झूठ पिछले 5 साल में क्या हुआ है, कुछ हुआ ऐसा? तो जनता जान चुकी है झूठ था, किसी की भूल थी। अब उसका खामियाजा भोगा भाजपा ने महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भोगा। लेकिन अब की बार यूपी में देखिए, अब भाषणों वाली सरकार नहीं आती, कार्य देखते हैं क्या कार्य किया है। काम के ऊपर सरकारों का नहीं चयन होगा। और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत ही जागरूक हो चुकी है। अब वो पिछले घोषणा या इस चीजों में नहीं जाती है। प्रैक्टिकल क्या हुआ है, कौन कर रहा है हमारे साथ, कौन खड़ा है, कौन हमारे लिए कार्य कर रहा है और कितने विकसित विकास हुआ है। ये झूठे कहेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो वो नहीं चलने वाला है, कार्य दिखाना पड़ेगा। और अभी अखिलेश जी ने देखिए 54 रुपए की बात कर दी। जब उनके साथ गठबंधन में थे तब तो बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब वो आपके पास गठबंधन के वापस बाद लौटेंगे चले गए। नितिन नवीन जी की टीम से, बीजेपी की नई टीम से। इस वक्त कुमार बासित अली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुमार बासित अली जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई, आपको नई टीम में जगह दी गई है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2027 का टारगेट है सामने में, बहुत बड़ा इलेक्शन है, इक्वल टू जनरल इलेक्शंस माना जाता है, एक छोटा आम चुनावी देखते हैं इसको। देखिए, लगभग 4 करोड़ के आसपास अलग अलग प्रकार से योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज के लोग उत्तर प्रदेश में ही लाभार्थी हैं और हाँ। पूरे देश में ये संख्या करोड़ों चली जाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल कहा नहीं गया है और 5.5 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप दी गई है। तमाम चीजों को लेकर के समाज के बीच जाएंगे और मैं विशेष तौर से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, अपने संगठन के महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी और सभी लोगों का, प्रदेश के अध्यक्ष संगठन महामंत्री जी का सबका धन्यवाद करता हूं और ये आपके जरिए यकीन दिलाता हूं कि जिम्मेदारी के साथ साथ समाज के बीच पहुंच करके काम करेंगे और योजनाओं के और सरकार के साथ जोड़ने का लोगों को काम करेंगे। मुसलमानों की भागीदारी दिख रही है, तारिक मंसूर लाए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चलिए, तो उनके पास दोबारा जाएंगे, लगता है उनका फोन कट गया है। मैं सीधे चल रहा हूं रिएक्शन के लिए अशोक यादव जी के पास। अशोक यादव जी, आप लोगों के लिए कुछ, आप लोग बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे थे नई टीम को, पीडीए का समीकरण तो पूरी नई टीम में साथ लिया गया, अब आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैं जो भारतीय जनता पार्टी की टीम में जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको वेलकम मैं करता हूं जी। दूसरी बात, आपने कहा पीडीए पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। पीडीए के जो मुद्दे थे विवेक जी, वो मुद्दे जस के तस पड़े हुए। क्या उन मुद्दों में कोई सुधार हुआ योगी सरकार के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा? कोई सुधार नहीं हुआ। जिस तरह का जो विगत 10 वर्षों में पीडीए के साथ जिस तरह का उनका आरक्षण लूट, उनका उत्पीड़न, उनके खिलाफ जानबूझकर मतलब कुछ ऐसा विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराना, तमाम ये जो दुश्वारियां थी पीडीए के ऊपर, क्या उन दुश्वारियों में लेश मात्र भी कोई परिवर्तन आया है? अगर नहीं आया, भागीदारी की बात थी ना आप लोगों की, की। अशोक यादव जी, आप लोगों की बात थी भागीदारी की। बीजेपी की नई टीम में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अति पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। बिल्कुल, देखिए विवेक जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात तो सरकारी नौकरियों में और जमीनी लेवल पर, जहां पर हमारा पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, जहां पर उसका उत्पीड़न होता है सरकारी नौकरियों में, वहां पर हम लोग प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को डेकोरेटिव पद उनको देकर के, सजावटी पद उनको देकर के पूरे पिछड़े समाज को, दलित समाज को या अल्पसंख्यक समाज को इस तरह का मतलब इससे आपकी मुहिम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित अग्रवाल आरएलडी से हमें ज्वाइन कर उनका रिएक्शन ले ले, फिर डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी हमको कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी टीम बना सकता है और वो उसका अपना अधिकार होता है कि वो अपनी टीम में किसको रखता है। क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग आज हमला किया करते थे एनडीए के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या एनडीए के ऊपर, कि साहब पीडीए की बात जो लोग किया करते थे, आज वो देखें, आंख खोल के देखें कि किस तरीके से पीडीए को समायोजित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये एक अत्यंत अनुभवी, अत्यंत युवा टीम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है, जिसका स्वागत होना चाहिए। इसके अंदर भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को दूसरे के घर में झांकने में पता नहीं क्या आनंद आ रहा है, दूसरे के घर के अंदर नपोरा निकालने में ना जाने क्या आनंद आ रहा है। अपनी खुद की टीम नहीं दिखेंगे।
अपनी टीम के अंदर तो P4 पांडे जी उनके नेता विधानमंडल दल बन जाएंगे, और वहीं दूसरे की जब टीम आई है तो वहां पे पीडीए की तारीफ करने में इनको तकलीफ हो रही है। यही सच्चाई है समाजवादी पार्टी की कि पीडीए का नारा देने वाले जो समाजवादी पार्टी की बात ना करे वो पीडीए बेकार है, और जो समाजवादी पार्टी की बात करे बस वही पीडीए है। मतलब इनका बस चले तो जो व्यक्ति एनडीए के साथ है और पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उसको तो ये नहीं, आप पीडीए लोग तो मानने पीडीए से का भी मतलब परिवार इनकार डेवलपमेंट करते पार्टी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? अगर अखिलेश क्योंकि यादव जी 100 से पिछड़ों की ज्यादा- बात करें, 100 आप से कहते हैं ज्यादा परिवार परिभाषा डेवलपमेंट दे पार्टी चुके है। हैं। अरे 100 से ज्यादा परिभाषा दे चुके हैं विवेक जी, आप तो जानते हैं बेहतर तरीके से। आप अभी पूछ लीजिए इनसे, अशोक जी से, कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। भाई अभी 2-4 दिन पहले अखिलेश जी कहे थे पीडीए मतलब पंडित, तो अभी पूछ लीजिए इनसे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। एक नया ही फुल फॉर्म निकल के आएगा, और अगर 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 वो पुराना वाला फुल फॉर्म निकल के आएगा तो पीडी फॉर पंडित कैसे हो जाएगा? तो ये 100 से ज्यादा परिभाषा तो स्वयं दे चुके हैं। तो सच्चाई ये है कि इनको तो खुद ही नहीं पता, ये तो खुद ही अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। देखिए, जब आप जातियों के नाम पे राजनीति करते हो ना, जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, तो आप इसी तरीके से फंस जाते हो, इसी तरीके से आप पूरी तरीके से उलझ जाते हो, क्योंकि आपको ये जवाब देना पड़ता है जनता को। जनता बहुत समझदार है, और ये तो खुद यादव हैं, तो इनको तो दर्द खुद पता है ना। अशोक यादव हमारे साथ बैठे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनको तो दर्द पता है कि अगर सदन के अंदर 5 टिकट यादवों को दी जाएंगी तो वो अखिलेश यादव के परिवार के यादव होंगे। भैया जी होंगी, भाभी जी होंगी, चाचा जी होंगे, भतीजे जी होंगे, और आखिरी उनका भाई होगा। यादव अशोक यादव नहीं होंगे उसके अंदर। 5 सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी से यादव, और 5वीं को टिकट दी गई थी, और वो 5 सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार से थे। अशोक यादव उसके अंदर नहीं हो तो सकते फिर थे। तो ये सच्चाई है, अयोध्या के ये तो सांसद पूरा अखिलेश देश देख यादव रहा के है। परिवार से थोड़ी आते हैं जी। हाँ जी, हाँ, उनके परिवार से नहीं आते, इनके परिवार से आते होते तो ये भी सदन में बैठे होते। यही तो मैं जी। आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका जो जो पीडीए है वो परिवार ठीक डेवलपमेंट है, अथॉरिटी ही है। डॉक्टर राम का एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं अशोक यादव जी आपके पास आ रहा हूं, राम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, कार्यकारिणी बनाना पार्टी के अध्यक्ष का विशेष अधिकार होता है, वो कैसी भी पार्टी बनाए। हम सबको मीन में नहीं निकालना चाहिए, चूंकि डिबेट है तो चर्चा होती है। किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरएलडी हो, उसको अपना अधिकार है कैसे अपनी टीम बनाता है। लेकिन अब जब इतनी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि वो परिवार डेवलपमेंट पार्टी, तो नितिन नवीन क्या है, उनके पिताजी क्या है? पहले तो अपने गरेबान में देखो ना। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कई बार के विधायक थे, और उसी सीट से नितिन नवीन लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा परिवारवाद तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हुआ है, जो कि रबर स्टाम्प है। अभी बिहार में चुनाव हुए थे, तो जो टिकट नितिन नवीन ने जिस व्यक्ति को दिया था वो बदल दिया गया, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए देखिए, छोटा सा एक विधानसभा चुनाव जहां बिहार में इनकी सरकार है, वो हार जाते हैं। और क्या नितिन नवीन को इतना अधिकार है कि वो अपनी पार्टी की कार्यकारिणी बना लें? ये कार्यकारिणी किसने बनाई है? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने। नितिन नवीन को तो केवल अपना सील और साइन करना होता है। अब इसमें कितने लोग हैं? डी पुरंदेश्वरी नाम है, क्या उनके पिताजी परिवारवाद से नहीं थे? क्या एनटी रामाराव हैदराबाद के मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या ये दल बदलुओं का नहीं है? डी पुरंदेश्वरी कांग्रेस में थी, रोहन गुप्ता कांग्रेस में थे, ऐसे कई लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिनको पाकिस्तानी देशद्रोही कहती है 24 घंटे, 3 तो वो लोग बना दिए हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि 4 करोड़ मुसलमानों का फायदा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता होगा? ये कहते हैं मुसलमानों को हमने ठिकाने लगा दिया, मुसलमानों को लाइन से लगा दिया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति फिर ये कौन कर रहा है? कह रहे हैं दलित। अरे भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आरएसएस में कौन बनाया आज तक? आरएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं दलित बनाए? अभी तक क्यों नहीं ओबीसी बनाए? ये कह रहे हैं युवाओं की टीम है। तो नरेंद्र मोदी तो 76-77 साल के बुढ़े हैं, और नरेंद्र मोदी ने ही कहा था ना कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। मोहन भागवत ने कहा था ना 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। और ये दोनों बुढ़े आरएसएस और बीजेपी को चला रहे हैं। जब दोनों बुढ़े चला रहे हैं तो फिर ये युवाओं का संगठन कैसे हो गया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे आपको जवान लगते हैं क्या डॉक्टर साहब? जी, हमने तो नहीं कहा कि 80 के बाद रिटायरमेंट कर देंगे, हमने नहीं कहा ना, ये तो इनके शब्द हैं। खड़गे साहब बहुत नौजवान हो,
तब तो आप इस तरह के शब्दों का जी, इस्तेमाल करें। देखिए क्या होता है, चयनित प्रधानमंत्री हैं, इस देश की जनता ने चुना है, पालन करना चाहिए भाई। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए सम्मान। देंगे। देखिए आपने ओपनिंग मोदी रिमार्क ने बहुत कहा अच्छा था दिया, ना 75 मुझे बहुत के बाद खुशी हुई, रिटायरमेंट। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ने लिए, कहा था ना- आरएसएस चीफ के लिए इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, वो आपकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मोहन ये भागवत एक ने अनुज कहा की था तरह ना, सलाह 75 है। के बाद रिटायरमेंट दे देंगे। तो जी। ये दोनों बुड्ढे क्या कर रहे हैं? ये दोनों बुड्ढे क्या कर रहे हैं? जब इन बुड्ढे दोनों कर रहे बुड्ढों हैं। ने कहा था रामकुमार 75 पाल के जी, बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। अब आपकी पार्टी पर सवाल है भाई, आप जवाब दे दो। रामकुमार पाल जी, ये सुनना चाहते हैं कि भूरी बाल वाली बुढ़िया, खड़गे जी बुढ़े, ये भाषा सुनना चाहते हैं। मैं फिर अरे इसलिए मैं आपने मना कर रहा कहा कल था। भी हमने 75 साल के डिबेट बाद में रिटायर रखा कर था देंगे। विषय आपने कि आडवाणी को रिटायर किया था, हमने नहीं कहा रिटायर अरे कर तो देंगे। रिटायर आपने किया तो बुड्ढों उड्ढा को बुड्ढा रिटायर तो किया नहीं है। बोला, आपने कहा था आपकी बुड्ढे पार्टी में बुड्ढे तो बुड्ढे नहीं नहीं वापरा चलेंगे। पांडे हमने जी, कभी नहीं कहा। शब्द आपने तो कहा सही था आपकी वापरो। पार्टी में बुड्ढे नहीं चलेंगे। अगर बुजुर्ग है तो आपने उनको बुड्ढों बुजुर्ग को बोलो ना, अपमानित किया था, हमने नहीं वयोवृद्ध किया। तो हम तो वयोवृद्ध बुड्ढों का बोलो। सम्मान करते हैं, ये आज क्या नहीं बुड्ढे करते। बुड्ढे लगा रखे हो? आपने यही कहा था भाषा है पार्टी आपकी। में बुड्ढे नहीं आपको चलेंगे। सड़कों की ये भाषा आपका वक्तव्य था कि राष्ट्रीय आपकी राष्ट्रीय पार्टी में चैनल पे रख बुड्ढे रहे नहीं हो। चलेंगे। सड़क आपने सड़क कहा था खराब बुड्ढों तुम्हारी का सोच आपकी है, पार्टी में कोई काम सड़क नहीं है। खराब हमने खराब कभी नहीं सोच के हिसाब कहा। से हम बुड्ढों आप का सम्मान करते हैं। हमने तो अरे क्या बुड्ढों को सम्मान वेतन करते में हो? कंसेशन अब आप दिया। सुनना चाहते हो कि आपने भूरी बुड्ढों बाल का वाली वेतन बुढ़िया कंसेशन भी बंद कर दिया। खड़गे जी आपने कहा था बुड्ढों बुढ़े का बोलने आपकी को पार्टी शर्म में आता है, कोई बुजुर्ग अधिकार नहीं बोलेंगे है। हम हम उनको तो सम्मान बुजुर्गों से का देंगे। सम्मान करते हैं। आपकी जैसे नहीं आपने करेंगे कहा गंदा बुड्ढे सड़क उसमें जाएंगे मार्गदर्शन में। योगेंद्र आपने यादव देखिए के पूरी संचालन डिबेट में ही डिरेल काम कर दी करते पांडे हो। जी ने। पांडे जी देखिए, सवाल जो है आपका, आप उठा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की उम्र 75 पार हो गई है, बीजेपी ने ये कमिट किया था, ये प्रॉमिस किया था, ठीक है। शब्दों की गरिमा बहुत जरूरी है, अपनी गरिमा के लिए भी। भाई अपनी पर्सनालिटी भी तो उसी से झलकती है कि अपन बोल क्या रहे हैं, किस भाषा का चयन कर रहे हैं ना। तो मैं एज अ अनुज, एक छोटे भाई की तरह आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि टीवी डिबेट में जहां सब लोग देख रहे हैं, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ प्लीज, आप कुछ कह रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ सब समझदार बैठे हैं, या आप किसी को ज्ञान मत बांटा करो कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। आप तो सवाल कीजिए और जवाब दीजिए बस। नहीं मतलब बुढ़ा बोलना ठीक है, फिर तो आप खड़गे जी के लिए भी और सोनिया जी के लिए भी यही शब्द का इस्तेमाल करते होंगे ऑफ कैमरा। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। मैं कोई नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने बुढ़ों को रिटायर कर दो, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं जी, ठीक है। नहीं वैसे आप बेशक मुझसे पढ़े लिखे होंगे, मैंने तो पहले ही कहा मैं छोटे भाई के तौर पर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं तो ये कहा ही नहीं मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। भाई आप खुद एक्सपोज होना चाहते तो वही है, मुझे इसमें कोई शौक नहीं आपको रोकने का, आप एक्सपोज होते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। रोहित अग्रवाल आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? रोहित अग्रवाल जी। नहीं, विवेक जी असल में सच्चाई है, कांग्रेस के प्रवक्ता तो अभी समझ रहे हैं राजतंत्र है, और वो जो इनके गांधी परिवार का युवराज है उसको ये स्थापित करेंगे गद्दी के ऊपर, इसलिए ये बता रहे हैं कि अब देश का कोई व्यक्ति इनको ज्ञान ना बांटे। भाई साहब आपके पास ज्ञान होता तो आपने उस युवराज को प्रधानमंत्री बनाने की जो कोशिश है, हर बार 100 बार नाकाम कोशिश ना करते आप। जो 100 बार आपने नाकाम कोशिश की इसीलिए की है आपने, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है, और कोई ज्ञान दे रहा है तो ले लो। नहीं चलाएंगे। अरे भैया कोई ज्ञान दे रहा है तो ले लो, नहीं चलाएंगे, ज्ञान मिलेगा नहीं। अरे राम विरोधी देश नहीं चलाएंगे, जल्दी जो राम का हित नहीं कहने वाले देश में कभी नहीं आएंगे। कांग्रेस के अस्थि कलश को राहुल गांधी खुद गंगा जी में समाहित करके जाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अरे भैया ये ज्ञान मिल रहा है आपको आज भी, क्योंकि लोकतंत्र है, ज्ञान तो लेना पड़ेगा मित्र। राजतंत्र नहीं है जहाँ पे ज्ञान नहीं चाहिए आपको, लोकतंत्र है ये। पांडे जी कम से कम अपने नाम के पहले जो डॉक्टर लगा है उसका तो सम्मान करो। अरे ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र, जनता का तंत्र, और जनता के तंत्र में ज्ञान तो जनता से लेना ही पड़ेगा, वरना अपने युवराज को स्थापित करने की जो नाकाम कोशिश आप कर रहे हो वो पूरी होने वाली नहीं है, वो पूरी होने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब आपका युवराज प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये राजतंत्र नहीं है, गांधी परिवार की बपौती नहीं है, ये गांधी परिवार की बपौती नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजा ही बनेगा। अरे भैया, अरे एक एक करके भाई साहब, एक एक करके। अगर आप युवराज कह रहे हैं 55-60 साल के व्यक्ति को, मैं तो 18 साल का हुआ, फिर मत कीजिए ना जैन, मत कीजिए ना रोहित अग्रवाल जी। तड़ीपार बोलिए। नहीं ठीक कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं पांडे जी प्लीज। अशोक यादव जी कितने देर से सब्र से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, आपने पूरी डिबेट ही डिरेल कर दी मेरी। पांडे जी प्लीज ऐसा मत किया कीजिए प्लीज। अशोक यादव जी तो ये तीन को समझाएंगे ना। हाँ देखिए विवेक जी, आपने कहा, मैंने सबको बोला, मैं तो सबको कह रहा था, मैं रामकुमार पाल जी को कहता हूँ, रोहित अग्रवाल जी मुझे आज के टाइम से थोड़ी जानते हैं, आप पूछो तो सही उनसे। मैं कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता,
और ना ही कोई भेदभाव करता हूं। अशोक यादव जी प्लीज। असल में हाँ देखिए विवेक जी, जो आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और, हाँ। उसी तरह दिखावटी दांत एक तरह से उसी का रिप्रेजेंटेशन नितिन नवीन के नई टीम में किया गया है। जैसा कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि वहां पर तारिक मंसूर एक हाँ। है जो वीसी रह चुके हैं एमयू के, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन आप इसे एक सैंपल के तौर पर देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के योगी जी से लेकर के मोदी जी तक और जितने भी मिडिल और लोअर और टॉप लेवल की लीडरशिप है, सारे लोग मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं। तो आप मुसलमान समाज के खिलाफ जहर उगलोगे समाज में, और उसके बाद एक कहीं से पकड़ के लाकर के सजावटी हाथी की दांत दिखाने के लिए तारिक मंसूर को आप बना दोगे, तो उसके बाद हल्ला करोगे हमने एक मुसलमान को बना दिया। आपने महिलाओं की बात की कि हमने 12 महिलाओं को बना दिया। 33% महिलाओं की भागीदारी है नई टीम में। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं कि दूसरा जो हाथी के दांत है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आपने किया। आप बताइए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश टॉप पे जा रहा है। तमाम जो महिलाओं के ऊपर इस बलात्कार करने वाले या तमाम उनका उत्पीड़न करने वाले ज्यादा से ज्यादा भाजपा ही निकलते हैं। बीएचयू केस देख लीजिए। तो आप इस तरह की चीजें, आपके लोग महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है, उसके बाद आप कहोगे कि हमारी टीम में 12 महिलाओं को जगह दिया हमने। तो आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप पिछड़ों की बात कर रहे थे कि हमने 20% पद या कितना पद हमने पिछड़ों को दे दिया। भैया आप पिछड़ों को पद आप दे रहे हो, लेकिन उन्हीं पिछड़ों को जब सरकारी नौकरी देने की बात आती है उनको लात मार के बाहर कर देते हो। वो 69 भर्ती का उदाहरण है ना सबके सामने भाई। तो आपको जहां जहां मौका मिलता है वहां पिछड़ों को, महिलाओं को, मुसलमानों को, तमाम उन वर्गों को, ठीक है, समय सीमित है। रामकुमार पाल जी इसका जवाब फिर रोहित अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिखाने के लिए तमाम बातें दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही कह रहा था विवेक जी इस बात को कि इनका पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक प्रेम वहीं पे खत्म हो जाता है जहां अगर इनमें से कोई भी बिरादरी एनडीए का साथ दे दे। तो अभी इन्होंने क्या कहा, शाहिद मंसूर तो अल्पसंख्यक है ही नहीं। मतलब स्थिति इनकी आप मानसिक स्तर देखिए कि अगर मुसलमान एनडीए के साथ है तो उसको ये मुसलमान मानने को तैयार नहीं, दलित अगर एनडीए के साथ है तो उसको दलित मानने को तैयार नहीं। मतलब जो इनके साथ है वही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। उसके अलावा जो देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जो देश की विकास धारा को आगे बढ़ाना चाहता है, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमारे साथ है, इनकी सोच के अनुसार वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है नहीं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इन्होंने खुद बता दिया कि हमारी पार्टी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसलिए पी फॉर अखिलेश परिवार ही है, ए फॉर अखिलेश और डी फॉर। तो मतलब आप ये कह रहे हैं मुसलमान अगर बीजेपी की तरफ हो जाएगा तो वो मुसलमान विपक्ष को स्वीकार नहीं है। बस यही है इनका सत्य, यही है पीडीए का सत्य। आप कह रहे हैं मुसलमान अगर बीजेपी की तरफ चला जाएगा तो वो मुसलमान भी स्वीकार नहीं है विपक्ष को। क्या डॉक्टर राम पांडे जी ऐसा है? अगर मुसलमान बीजेपी की तरफ है तो मुसलमान भी राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कहलाएगा क्या? अरे ये तो योगी, मोदी और भागवत सभी कहते हैं ये पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। तो आप जब इनको पाकिस्तानी देशद्रोही कहते हो तो फिर आप अपनी कारगाड़ी में लेते हो, तो इसका मतलब आप क्रिकेट की तरह रंग बदलते हो। इसका मतलब आप झूठ बोलते हो। ये 80-20 का ये कॉल करते हैं योगी तो 24 घंटे मुसलमानों को गाली देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपका दोगलापन है ना। आप एक तरफ तो कहते हैं ये पाकिस्तानी गाली देते हो हमारे देश के नागरिकों को, दूसरी तरफ कहते हैं ये देशद्रोही है, हमारे देश के नागरिकों को गाली देते हैं, तीसरी तरफ आप अपने वोटर को धोखा देते हो, उनको अपनी पार्टी में लेकर। क्या चेहरा दिखाने के लिए आप इनको है? आप बताइए, आप ओबीसी की बात कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में 2020 में 27% आरक्षण दिया था। अभी बीजेपी की सरकार ने एक एक करके रोहित जी आ रहा हूं वापस, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। आरक्षण मध्य प्रदेश में बीजेपी ने खत्म कर दिया। ओबीसी आरक्षण दिया था कमलनाथ सरकार ने 27%, वो बीजेपी ने खत्म कर दिया मध्य प्रदेश में। जब 27% कमलनाथ ने आरक्षण दिया था कांग्रेस सरकार ने। क्या ये बात सही है? क्या रामकुमार पाल जी, क्या ये बात सही है? इन्होंने क्यों कहा संविधान बदल देंगे? ये क्या इन्होंने कहा चुप कराएंगे तो कुछ बोल। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, समय सीमित है। राम पांडे जी एक सेकंड में से जवाब ले लेता हूं। रामकुमार पाल जी, क्या ये बात सही है मध्य प्रदेश वाला एलिगेशन? देखिए बिल्कुल सही नहीं, उनकी कोई बात सही नहीं होती है। ये दोनों भाई हमारे बैठे थे, मुसलमान कर रहे हैं, और हम दोनों भाई ने कहा मुसलमान किया। रोहित जी ने, हमने कौन सी मुसलमान की बात की? तो इन्होंने मुसलमान को पोसा है, उसको पाला है, और कोई मैकोले की राजनीति कर रहे हैं। जो अब जिनकी संस्थापक एलन होम थे, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेज के ने की है,
तो इनके पास वही मैकोले की राजनीति चलने वाली है। हम दोनों कोई मुसलमान हिंदू नहीं कर रहे हैं। आज आपका मुद्दा था बीजेपी के टीम का गठबंधन, उसी पे हम रह रहे हैं, लेकिन ये त्रिपुरा भटका दे रहे हैं, आरएसएस की बुढ़ा बोल स्थापना रहा है, करने ये वाला बोल कौन रहा था? है। पता है कि नहीं आपको? अरे आपकी स्थापना 1885 में आरएसएस की स्थापना किसने की? हेडगेवर ने। हेडगेवर किसमें थे? कांग्रेस में। भटका रहे हो। हेडगेवर किसमें थे? कांग्रेस में। हेडगेवर किसमें थे? कांग्रेस में थे। वो पता है सारी कि नहीं पार्टियां आपको? तो कांग्रेस से ही निकली है, वो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं थे पांडे जी। टीएमसी भी इसलिए ही बनी, आरजेडी भी, जेडीयू, एसपी, कितनी पार्टियां आप गिनेंगे, सबके लीडर्स तो कभी ना कभी कांग्रेस में ही रहे। इसका मतलब थोड़ी है कि सारी पार्टियों को कांग्रेस ने बनाया, वो उनकी विचारधारा सहमत थे तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। लेकिन क्या 2027 के चुनाव में बीजेपी आगे चल रही है अभी तक के लिहाज से, और क्या इंडिया अलायंस का जल्दी कोई बड़ा मूव दिखेगा, इस पर हमारी नजर रही है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।